नमस्कार साथियों। तो आज की वीडियो में मैंने जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं और उनसे संबंधित जो भी आर्थिक समझौते हैं ना, उनसे संबंधित चीज़ों को शामिल किया है। और आज मतलब महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं आर्थिक पर्सपेक्टिव से भी उनके कॉम्पोजिशन भी मैंने डिफाइन किए हैं और भारत की उनमें क्या क्या स्थिति है और कुछ अगर महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हैं तो वो भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज सबसे पहले मैंने देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो उनके आर्थिक समझौतों की बात की जाएगी जहां सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स, जिसमें ब्रेटन वुड्स संगठन जिसमें हम दो पढ़ते हैं, एक विश्व बैंक पढ़ते हैं और एक IMF पढ़ते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण इसी के संगठन में जब हम गेट पढ़ते हैं GATT, हाँ उसी से भी WTO बनता है, वो पढ़ते हैं। फिर और भी अन्य टेक्निकलिटीज़ हैं मतलब इसमें, वो सारी मैंने शामिल करी हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आज का मुद्दा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो उनके आर्थिक समझौते। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये व्यापार वगैरह से जुड़े हैं या फिर जो भी एक दूसरे की इकोनॉमी को मतलब प्रभावित करते हैं वो यहाँ पर शामिल किए गए हैं, हाँ, और अन्य नहीं किए गए क्योंकि अन्य को तो फिर एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में शामिल हो जाएंगे ना वो। ठीक है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो उनके इकोनॉमिक एग्रीमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो ब्रेटन वुड संगठन है ना, ब्रेटन वुड संगठन। अब देखिए ये ब्रेटन वुड क्या है, पहली बात ये ब्रेटन वुड एक जगह है अमेरिका में, जो न्यू हैम्पशायर है ना, एक स्टेट है उनका, एक वो उसका ही एक मतलब शहर है ये ब्रेटन वुड, जहां 1944 मतलब 1944 के आसपास जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था ना, तभी विश्व की जो भी अर्थव्यवस्था है उनको बैलेंस करने के लिए कि अगर लगातार युद्ध होंगे तो फिर अर्थव्यवस्था तो सभी खराब हो जाएगी ना, कुछ ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो उसी को संतुलित करने के लिए ब्रेटन वुड में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। और ये ब्रेटन वुड क्या है, एक स्थान है, कहाँ है, अमेरिका में है। कभी बन सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ब्रेटन वुड संगठन मतलब जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके दो परिणाम निकल के आए कि दो संस्थाएं बनी, एक तो विश्व बैंक बना, वर्ल्ड बैंक बना, और एक IMF बना, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बना। दोनों का हेडक्वार्टर USA में ही है, जो वॉशिंगटन है ना वही है दोनों का हेडक्वार्टर, और दोनों बने भी 1945 में ही। ठीक है, 1945 में ही बने। अब ये तो कहीं भी मिल जाती है आपको, इसलिए ऐसे वाले फैक्टर तो मैंने शामिल नहीं किए कि हेडक्वार्टर आप लिख सकते हो यहीं पे साइड में, हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है उसका फुल फॉर्म। एंड स्थापना कब हुई है, 1945 में, 1945 में। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये विश्व बैंक जो हम कहते हैं ना, ये केवल एक संस्था नहीं है, इसके भीतर 5 अन्य संस्थाएं शामिल हैं। 5 संस्थाओं से मिलकर बना है हमारा विश्व बैंक, जिसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण तो है IBRD और ID, ये दो तो विश्व बैंक की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। बाकी ये 3 भी हैं जो IFC, मीगा या ICSID, ये भी विश्व बैंक की ही संस्थाएं हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं इन्हें हम थोड़ा सा। देखिए तो सबसे पहले विश्व बैंक में कितनी संस्थाएं शामिल है, 5 संस्थाएं शामिल है। अब हर एक यहाँ पे क्वेश्चन ही आए हैं, हर एक अपने आप में यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व बैंक में 5 संस्थाएं शामिल हैं। सबसे पहले IBRD। अब इंग्लिश में आता है तो ठीक है, IBRD आप पकड़ लेंगे। अगर हिंदी में पूछता है पूरे फुल फॉर्म को लिख के, तो फिर इसीलिए मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखे। हाँ, मतलब आपको अगर कंफर्ट हो ना क्वेश्चन टैकल करना, तो जिस हिसाब से आता है उसी अनुरूप हमें उसको प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, अब एक है इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ये हुआ पहली संस्था। एक है IDA, इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। एक है IFC, इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। फिर जो अन्य 2 बॉडियां बची हैं वो हैं मीगा, MIGA, इसका फुल फॉर्म है बहुपक्षीय निवेश प्रत्याभूति एजेंसी। और जो अंतिम संस्था है इसमें वो है ICSID, जिसका फुल फॉर्म होता है निवेश संबंधित विवादों के निपटान का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। तो हमें करना क्या है इसमें, आपने वो पढ़ा, वर्ल्ड बैंक पढ़ा, 5 संस्थाएं पढ़ा, बस अपनी इंग्लिश में ही याद रख लीजिए, क्योंकि जो फुल फॉर्म आएगा वहां से भी आप अगर पहले हर वर्ड के पहले अगर अल्फाबेट को लेते हैं तो IBRD निकल ही जाना है वहां से भी। ठीक है, तो एक हुआ IBRD, एक हुआ IDA, एक हुआ IFC, एक हुआ मीगा और एक हुआ ICSID। तो ये 5 संस्थाएं तो याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जो ये 5 संस्थाएं हैं ना मैंने ऊपर बताई हैं जो 5, इनमें भारत सभी का सदस्य नहीं है। भारत 4 का तो सदस्य है, लेकिन जो ICSID नहीं है, जो मैंने ये बताया, इसका सदस्य नहीं है। अब ये कितना महत्वपूर्ण फैक्ट है। जो 5 है, भारत IBRD का सदस्य है, हाँ, IDA का सदस्य है, हाँ, IFC का सदस्य है, हाँ, मीगा का सदस्य है, हाँ, ICSID का सदस्य है, नहीं, ICSID का सदस्य नहीं है भारत उपरोक्त में से ICSID का सदस्य नहीं है। बाकी जो अन्य 4 हैं उनका सदस्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है,
इतना भी हुआ। फिर अब देखते हैं जो वर्ल्ड बैंक है वो जो रिपोर्ट जारी करता है ना, बहुत सारी रिपोर्टें जारी करते होंगे वो, तो कौन कौन सी रिपोर्टें हैं जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। देखिए, तो सबसे पहले या पूछ सकते हैं एग्जाम में, मतलब ठीक है, तो विश्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण रिपोर्ट, पहली बात विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक। और एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट होती है, मैंने शायद कहीं पहले ही बताया था आपको, ईओबीडी करके ना, ईओडीबी, ईज ऑफ, इसे लिखा नहीं जा रहा, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कि मैंने बताया था कि आजकल ये बंद हुई है, कुछ वो मतलब अनफेयर हो रहा है, ऐसा कुछ चल रहा था उनके बीच, तो आजकल नहीं आती है, लेकिन कभी पूछ लिया, क्योंकि कई एग्जाम में ऐसा होता है क्वेश्चन पेपर ही चेंज नहीं किए रहते हैं, पुराने क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। तो ईओबीडी कौन जारी करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, विश्व बैंक। और एक रेमिटेंस और माइग्रेशन रिपोर्ट भी आती है, यानी जो धन प्रेषण और पलायन रिपोर्ट होती है ना, माइग्रेशन वाली, वो भी कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक। तो 3 रिपोर्टें तो याद करना है, विश्व विकास रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और रेमिटेंस व माइग्रेशन रिपोर्ट। ठीक है, चलो यहां पर कहानी समाप्त होती है विश्व बैंक की, अच्छे से याद करिएगा इन्हें। ठीक है, अब हम आते हैं आईएमएफ में, जो ब्रेटन वुड्स समझौते में जो दूसरा परिणाम निकल के आया था ना हमारा आईएमएफ, इसके कार्य तो आप याद ही कर लेना, क्योंकि कभी भी बन सकते हैं। आईएमएफ पहली बात है क्या, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अब देख इसके 2 काम हैं, सबसे महत्वपूर्ण काम है इसके, जो हमने करेंसी एक्सचेंज पढ़ा था ना, और एक बीओपी वाला पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला, उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया होगा मेरे ख्याल से। तो देखिए इसके 2 काम, पहली बात जो मुद्रा विनियमन स्थिरता बनाना, यानी जो करेंसी एक्सचेंज स्टेबिलिटी होती है ना, यानी भारत का और अमेरिका के जो डॉलर है, भारत का रुपया, सॉरी अमेरिका का डॉलर भारत के कितने रुपए के बराबर, 80 के आसपास, 80-82 के आसपास चल रहा है आजकल, तो उसमें बैलेंस बनाए रखना, ये काम है आईएमएफ का। एक काम तो क्या है, करेंसी एक्सचेंज है जो, उसको स्टेबल बनाए रखना। दूसरा काम है भुगतान संतुलन संकट में मदद करना, जो बीओपी क्राइसिस होती है, मैंने बताया था ना, जब हमारे पास अधिशेष कुछ बचता ही नहीं है, तो हम जो आयात कर रहे हैं उसका पैसा कैसे चुकाएं। ऐसी स्थिति में हम आईएमएफ के पास ही जाते हैं कि हमें कुछ लोन दे दीजिए। तो आएगा एग्जाम में कि बीओपी संकट से निपटने के लिए मदद कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, एशियन बैंक करता है, अफ्रीकन बैंक करता है, या आईएमएफ करता है, तो आईएमएफ करता है। ठीक है, 2 काम क्या क्या, मुद्रा विनिमय स्थिरता बनाना, भुगतान संतुलन संकट में मदद करना। आया होगा ना समझ में। अब देखिए एक इससे टर्मिनोलॉजी भी जुड़ी, अब आप पुराना याद कितना कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको वो कर, मैंने आपको बताया था विदेशी मुद्रा भंडार बताया था ना, मैंने पढ़ाया था एक बार, जिसमें 4 जो उनके भीतर फैक्टर हैं वो मैंने शामिल किए थे, जिसमें एक एसडीआर भी पढ़ा था नहीं एसडीआर, तो वो एसडीआर जो विशेष स्पेशल ड्रॉइंग राइट है ना, विशेष आहरण अधिकार, वो व्यवस्था किससे जुड़ी है, आईएमएफ से जुड़ी। ये पूछेगा एग्जाम में कि एसडीआर मतलब इससे जो भी एसडीआर मुद्रा है वो किसके कोष में आती है, तो आईएमएफ के कोष में आती है। ठीक है, एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार। इतना भी हुआ, यह है आईएमएफ की। अब आईएमएफ की स्थापना वही 1945, हेडक्वार्टर वही वाशिंगटन डीसी, मैंने बताया था आगे, जिसको लिखना है लिख लेना। ठीक है, अब इसके द्वारा जारी किए जाने वाले रिपोर्टों की बात करें तो ये भी 2 रिपोर्ट जारी करते हैं। अब ये आपकी क्षमता पर है, मतलब जो हम कहते हैं रैंडम क्वेश्चन टपक गया वो यही टपकेगा। अब आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं तो आपके लिए वो रैंडम बचेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए एक है वैश्विक आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, और एक है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, वर्ल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। 2 रिपोर्ट, एक तो वैश्विक आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट और एक वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। ये कौन जारी करता है, आईएमएफ। कर लोगे याद, करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस है ना उनके बारे में। अब ये छोटे छोटे हैं लेकिन एग्जाम में यही आएंगे। ठीक है, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये क्या है, ये सबसे पहली न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, 2014 में इसकी स्थापना हुई। और किसने की, जो ब्रिक्स नहीं है, ब्रिक्स तो पता है ना आपको, भारत रशिया, सॉरी भारत जो कह रहा हूं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों का यह संगठन है। तो जब इनका 6th ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था ना फोर्टालेजा में, मेरे ख्याल से ब्राजील में, तो अब इन्होंने एक अपना ही एक बैंक बनाया, ब्रिक्स का बैंक है। सबसे पहली बात एनडीबी जुड़ा किससे है, ब्रिक्स से जुड़ा, ब्रिक्स से जुड़ा एनडीबी। और इसकी स्थापना 2014 में ब्रिक्स के 6ठे सम्मेलन में जो फोर्टालेजा में हुआ था ब्राजील में। ठीक है, इतना याद। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई, कहाँ है ये, चीन में। तो इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में, इसके हेडक्वार्टर ही ज्यादा पूछते हैं क्योंकि एक एनडीबी है, एक एआईआईबी है और एक एडीबी है। इन तीनों के हेडक्वार्टर में कंफ्यूजन भी बहुत सारा होता है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर संघाई चीन में। भारत इसका सदस्य है नहीं, भारत ब्रिक्स का सदस्य है तो ब्रिक्स का ही तो बैंक है, तो भारत भी सदस्य होगा ही। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की 4-5 बात, 2014 में स्थापित, ब्रिक्स का है, हेडक्वार्टर संघाई चीन में है और भारत इसका सदस्य है। ओके,
अब पढ़ते हैं अगला बैंक। अब एक है AIIB। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक है, यानी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। अब इसकी स्थापना 2015-16 में हुई और इसमें कितने देश शामिल है कि एग्जाम में पूछेगा केवल एशियाई देश इसमें। अब एशियाई लिखा है ना यहाँ पे, अब आपको लगेगा कि इसमें केवल एशिया के देश शामिल है, नहीं, इसमें 100 से अधिक देश हैं। एशिया के भी हैं, यूरोप के भी हैं, बाहर के जो कॉन्टिनेंट है ना वहाँ के भी देश हैं। 100 से अधिक देश शामिल है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन। NDB पढ़ा हमने ऊपर, वो संघाई चीन में। AIIB बीजिंग चीन में। भारत इसका सदस्य यानी तो है। कितनी चीजें? AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, स्थापना 2015-16। कितने देश? 100 से अधिक देश, एशिया के भी, एशिया से बाहर के भी। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में। भारत इसका सदस्य है। ओके, इतना हुआ। अब पढ़ते हैं और एक एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब ये बैंक को क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए कि मतलब किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन कब बना। ADB देखिए, फिर ADB का मतलब क्या है? ADB का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना 1966 में। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में। भारत इसका सदस्य है। तो 4 चीजें इसमें भी याद करनी है। ADB स्थापना कब हुई थी? 1966 में। और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला फिलीपींस में, जो आसियान कंट्री है ना फिलीपींस। और भारत इसका सदस्य है, तो भारत NDB का सदस्य भी है, AIIB का सदस्य भी है और ADB का सदस्य भी है। कर लोगे ना? अब करना तो पड़ेगा ही। बार बार लिखते रहिए, कैसे जैसे आपको याद होता है। कुछ ट्रिक बनाइए, कुछ दिमाग घुमाइए। और ट्रिक हमेशा जब हम खुद की बनाते हैं ना, वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में शामिल होती है। जब हम दूसरों की ट्रिक से याद करते हैं तो फिर वो कन्फ्यूजन ही उत्पन्न करता है। लेकिन अगर आप खुद ही क्लिक करके कुछ ऐसा बना देते हैं, मतलब कि यार मैं B है तो ऐसे याद करूंगा या फिर वैसे याद करूंगा, तो फिर वो भूलते नहीं है। मतलब इसलिए मुझे भी कई ट्रिक्स हैं इसमें, लेकिन मैं वो बताऊंगा तो वो आपको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप खुद ही कनेक्ट कराइए। मतलब हर चीज़ के लिए दूसरों पे क्या ही करना है, मेहनत तो खुद की होती है, ठीक है। अब आइडियाज़, ये क्या है? फिर कभी आइडियाज़ टपक गया एग्जाम में तो देखिए, आइडियाज़ क्या है? ये एक संस्था है भारत की ही, 2005 में बनी। इसमें क्या होता है? भारत द्वारा जो विकासशील देश है ना, उनको आर्थिक सहायता देने हेतु ये एक विभाग है। मतलब यानी भारत अगर किसी अन्य विकासशील देश को कोई आर्थिक सहायता देना चाहता है ना, तो आइडियाज़ एक संस्था है जो ये सहायता देगी उन्हें, ठीक है। तो आइडियाज़ कब स्थापना? 2005 में, ठीक है। अब पढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम ऑर्गेनाइजेशन WTO के बारे में। अब देखिए, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। अब जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब जब तक WTO नहीं बना था, उससे पहले एक उसका पूर्ववर्ती एक संस्था थी, मतलब जिसे गेट कहते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये तो देखिए हुआ क्या था, जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस था ना, उसमें ये जो WTO या गेट है जो भी था, वो प्रस्तावित तो था, पर अमेरिका ने विरोध किया कि हम नहीं बनाएंगे ये, इसलिए नहीं बन पाया था। यानी अगर बन जाता तो फिर ब्रेटन वुड्स में हम 3 पढ़ते, एक तो वर्ल्ड बैंक, एक IMF और एक WTO, ठीक है। तो WTO नहीं बन पाया था, ठीक है। तो फिर कब बना ये बना 1948 में। और क्या बना तब? WTO नहीं बना, तब बना गेट, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ और ट्रेड पर एक सामान्य समझौता बनाया गया 1948। फिर आगे को हुआ क्या इसमें? आगे को एक देखिए, फिर 1986 से 1993 के दौरान एक उरुग्वे दौर की वार्ता हुई। अब एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में आएगा ये जो उरुग्वे दौर की वार्ता की बात की जा रही है, ये किससे जुड़ी है? तो ये WTO की संस्था से ही जुड़ी है। मतलब गेट से WTO बनाने के दौरान जो वार्ता हुई वो उरुग्वे वार्ता थी, ठीक है। कब? 1986 से 1993 के दौरान हुई थी। फिर अंत में हुआ क्या? 1994 में, 1994 में एक समझौता होता है, मराकेश समझौता कहते हैं जिसे हम। 1994 में एक मराकेश समझौता होता है। अब ये तो पूछा ही जाता है कि WTO की स्थापना कौन से एग्रीमेंट से हुई, तो वो हुई मराकेश एग्रीमेंट से, ठीक है। तो WTO की स्थापना इसी मराकेश एग्रीमेंट से हुई जो 1994 में हुआ था, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। तो अल्टीमेटली विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। भारत इसका सदस्य, हाँ, भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है। यानी जब ये बन रहा होगा ना, तभी से भारत इसका एक सदस्य है। तो हो गया होगा मेरे ख्याल से भी। गेट 1948 से बना, फिर 1986 से 93 के दौरान एक उरुग्वे दौर की वार्ता चली, फिर 1994 में एक मराकेश समझौता हुआ जिससे WTO अपने अस्तित्व में आया। फिर उसने जो पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया वो 1 जनवरी 1995 से आया। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और भारत इसका एक संस्थापक सदस्य। तो इतनी सारी चीज़ें हमने आज शामिल करी, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन करते रहिए और याद करते जाइए। मतलब फिर क्या, ये एग्जाम निकालने के लिए यही करना पड़ता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।